3 और 4 दोनों बताने हैं ना। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। क्या कह रहा क्वेश्चन में? अ पार्टिकल इज मूविंग with constant velocity with constant angular acceleration, sorry, एक मिनट यार। particle is moving with constant angular acceleration of 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 80 इसका कांस्टेंट हो गया। ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। तो अल्फा इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दिया और अल्फा आर इक्वल टू हमारे पास होता है 80। एट टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल वॉज रेस्ट। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल रेस्ट पर था। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइंड द टाइम एट विच द मैग्नीट्यूड्स ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर इक्वल। हमें बताना है कि वो टाइम क्या होगा जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल होंगे। ठीक है, और तो कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास में इसने दिया नहीं। ठीक है, करते हैं। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ था और मान लेते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और ऐसे ऐसे इसमें सर्कल में घूम रहा है। मान लो किसी टाइम t बाद ये यहाँ कहीं है, तो क्योंकि इसका at क्या है यहाँ कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा इंटू आर, आर तो कांस्टेंट होता है तो at भी कांस्टेंट है। इसकी स्पीड क्या करेगी? कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी। एक टाइम पर मान लो यहाँ पहुंचा तो इधर क्या होगा? ये तो 80 होगा और इधर क्या होगा? AC होगा। AC मतलब v स्क्वायर बाई आर, है ना। और 80 कांस्टेंट दे रखा अपने को, तो ये कह रहा है कि दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना। यानी 80 इक्वल टू AC हो जाता है। तो 80 क्या हमारे पास में? यहाँ देखो 80 तो कांस्टेंट है यानी अल्फा इंटू आर है और AC क्या है? v स्क्वायर बाई आर है। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखो आप, अगर ऐसा है तो यहाँ देखो इसको 80 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? dv बाई dt ना, इक्वल टू अल्फा आर ना। जहाँ अल्फा की वैल्यू 4 है तो dv इक्वल टू 4r इंटू डी टी ना। इसको इंडिकेट करेंगे 0 टू v। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है और ये टाइम तो 0 ही था, तो 0 से t। ये हो जाएगा v इक्वल टू 4r इंटू टी। v की वैल्यू यहाँ रख दो, तो अल्फा r इक्वल टू 4rt का होल स्क्वायर बाई r, यानी अल्फा r इक्वल टू हो गया 16 r स्क्वायर टी स्क्वायर बाई r। आप यहाँ देखो r स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास में कितना है? 4 इक्वल टू 16 टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/4, यानी टी इक्वल टू आ गया 1/2 सेकंड। अभी क्लियर है सबको? हाँ सर। लिख लीजिए इसको। सर हो गया लिख के।
नेक्स्ट हमारे पास में प्रॉब्लम नंबर 4। नहीं सर। हाँ सर हो गया। जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 4। The coefficient of friction between block and table is mu. Find the tension in the string if the block moves on the horizontal table with the speed v in a circle of radius r. अब इसमें क्या है, दरअसल मैंने फ्रिक्शन में भी ये बताया था, टेंशन जब तक वो ब्लॉक स्लाइड नहीं करना चाहेगा तब तक टेंशन नहीं आता है। टेंशन को हम लोग जीरो ही मानते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद है सबको? याद है जब दो ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड थे, हम दोनों साइड पे फोर्स लगा रहे थे और हाँ रफ सर। सरफेस पे जो ब्लॉक रखे थे, तो वहां बोला था कि जब तक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक टेंशन नहीं आता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ, यानी इसमें दो केस देखूंगा मैं, उसने दे भी रखा वैसे वो, तो दो केस कौन कौन से, 2 केसेस बनेंगे यहाँ कि ये ब्लॉक है मान लो, है ना, और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये v स्पीड से जा रहा है। ठीक है, द ब्लॉक मूव्स ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, नहीं क्वेश्चन ही इसमें थोड़ा गड़बड़ है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये जो टेबल है ना, टर्न टेबल, ये ओमेगा से जा रही है, जहाँ v इक्वल टू ओमेगा आर है, आर इसकी रेडियस है। ठीक है, यानी टर्न टेबल जो है ओमेगा से घूम रही है, जहाँ v इक्वल टू क्या है, ओमेगा आर है। क्योंकि अगर ये इस टेबल पर स्लाइड करेगा तब तो इसको, क्योंकि जब वो स्लाइड ही कर रहा है तब तो फ्रिक्शन हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा वो तो, लेकिन ऐसा तो इसमें दे नहीं रखा है। तो होना क्या चाहिए इसमें, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि टर्न टेबल पर है और टर्न टेबल ओमेगा से घूम रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। अभी समझ में आया? अगर ये मान लो इस ब्लॉक स्लाइड करेगा इसके ऊपर, तब तो फ्रिक्शन इसको किधर आएगा, क्योंकि जब भी रिलेटिव मोशन होगा फ्रिक्शन तो पीछे आएगा। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ टर्न टेबल पर ये ऐसा नहीं है, ये क्योंकि इसने जो सॉल्यूशन दिया उसमें तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। इसका मतलब ये गड़बड़ बोल रहा है, क्वेश्चन ही गड़बड़ बोल रहा है, वैसा नहीं है। क्योंकि वैसा होगा तो कुछ और मिलेगा फिर आपको यहाँ। ठीक, ये ऐसा हाँ सर। एक्चुअल में टर्न टेबल है, जो टर्न टेबल घूम रहा है ना, तो उसमें की यानी उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा है, तो v इक्वल टू ओमेगा आ रहे हैं यहाँ, ऐसा है। ठीक, इसने कहा कि टेंशन बताना स्ट्रिंग में क्या होगा, तो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन हम बता सकते हैं। देखो कैसे, ये इस घूम रहा है ओमेगा से, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, दरअसल पहले फ्रिक्शन आएगा, तो पहले फ्रिक्शन क्या लिखूंगा मैं यहाँ, यानी इसको जो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा टुवर्ड द सेंटर, वो दरअसल स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो पहला केस है, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। अब म्यू एम जी क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये टॉप से देख रहे हैं तो नॉर्मल इसको ऊपर लग रहा है और डाउनवर्ड क्या है, इसको एम जी लग रहा है ना। यानी आ रही बात सुन में, ये क्या कह रहा हूं मैं, जैसे कल वो नहीं दिखाया था मैंने ताली वाला एग्जांपल, तो वैसा ही है ये। तो यहाँ इसको म्यू एस अगर लेस देन इक्वल टू, अगर एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी है,
तो यहाँ टेंशन की वैल्यू क्या होगी, इस पर 0 होगी, टेंशन आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो फ्रिक्शन ही दे देगा। तो जब तक इस वैल्यू तक भी टेंशन क्या होगा, यहाँ 0। लेकिन है ना, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एस इक्वल टू क्या होगा यहाँ, एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। इसका मतलब ये हुआ कि v लेस देन इक्वल टू एम से, तो एम कैंसिल आउट हो गया, म्यू आर जी का स्क्वायर रूट। यानी अगर v की वैल्यू इतना या इससे कम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, टेंशन 0 होगा इस कंडीशन के लिए। लेकिन दूसरा कंडीशन है कि इफ v ग्रेटर देन, अगर म्यू आर जी है, रूट म्यू आर जी है, तब इसमें क्या होगा, तब इसमें टेंशन भी होगा और फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक होगा, और ये इस सर्कल में ऐसे घूम रहा होगा, इसकी ये वेलोसिटी v होगी। तो नेट टुवर्ड द सेंटर क्या मिलेगा, तो t प्लस म्यू एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और इस केस में टेंशन मिलेगा एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस म्यू एम जी मिलेगा। ये बात समझ में आ गई सबको, ये कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअल में होना ये चाहिए था, वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा आपने। भाई समझ में आया? हाँ सर। लिख लीजिए। हो गया सर। लिख लिया ना? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ लिख लीजिए। लिख लिया? सर लास्ट। यस सर, हो गया। इस तरह से कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट भी हमारे पास में है, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे ना, ये क्वेश्चन हो गया था 16 हो गया था, 17 हो गया था। हाँ नेक्स्ट सर। हमारे पास 18। 18 में क्या कह रहा, देखो ये
ये कॉनिकल पेंडुलम इसको कहते हैं, ऐसा क्यों है देखो। एग्जाम्पल 18, consider a conical pendulum having bob of mass m is suspended from a ceiling through a string of length L. तो ये दरअसल इस सर्कल में ऐसे घूम रहा है, देखो बताता हूँ मैं आपको एक्चुअल में क्या हो रहा है, पहले समझ लेते हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये स्ट्रिंग है और यहाँ ये बॉब इससे अटैच है, बॉल अटैच है और ये इस सर्कल में घूम रहा है बॉब। मतलब ऐसा है, ये स्ट्रिंग है मान लो, अब ध्यान से समझने का, ऊपर से देखेगा ये ऐसे ऐसे है, ये है ना, ऐसे घूम रहा है, ये देखो ये पॉइंट फिक्स है, ऊपर का जो टॉप पॉइंट है फिक्स है, तो ये ऐसा कौन बना रहा है ना, ये ऐसा कौन बनाएगा ना, क्योंकि ये पॉइंट हाँ फिक्स है यहाँ, इधर कौन मारा है, और वो बॉब जो है वो यहाँ अटैच है इस पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पर अटैच है, तो ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। क्लियर? तो ये हॉरिजेंटल यस सर्कल है, यानी जो बॉब है वो हॉरिजेंटल सर्कल में है। ठीक है, तो ये वर्टिकल के साथ में ये जो स्ट्रिंग है, यानी ये जो पेन था, ये वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है। अब और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, consider a conical pendulum having bob of mass m is suspended from a ceiling through a string of length L. ये लेंथ कितना दिया हुआ है इसने, L दिया हुआ है, मास कितना है इसका, m है। द बॉब मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है तो इसकी रेडियस r है। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉब एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये अपने को बताना है। ठीक है, आर हमारे पास में गिवन है, एल हमारे पास में गिवन है, थीटा हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। तो हमें क्या क्या बताना है, एक तो एंगुलर स्पीड बताना है और टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है। तो आप यहाँ देखिए, ये हॉरिजेंटल सर्कल में घूम रहा है, इस पे कौन कौन से फोर्स है पहले वो चेक करेंगे। तो मैं इसका एकदम मतलब मैं इस पॉइंट का बात कर रहा हूँ, तो ये मुझे ऐसा नजर आ रहा है, पहले इसको ऐसा बना लेता हूँ मैं समझने के लिए। ये वर्टिकल लाइन है और ये बॉब इस जगह पर है, तो मैं इसको इस तरह से देख, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड इधर की तरफ होगी ना, कितनी होगी v, यानी इसकी स्पीड को मैं ऐसे ले लेता हूँ, ऐसा दिख रहा होगा मुझे v स्पीड, अपनी तरफ ऐसे स्पीड आ रही होगी, क्योंकि मैं एकदम यहाँ से देख रहा हूँ इसको एक्सट्रीमली, ऐसे देख रहा हूँ, तो मुझे ये ऐसा नजर आएगा कि इस स्पीड से बाहर ऐसे तरफ आ रहा होगा। और ये जो रेडियस है इस सर्कल की, ये r है, और ये हमारे पास में ये l है। तो साइन थीटा तो क्या हो गया हमारे पास में, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा इक्वल टू r बाई एल आ गया। अब इस बॉब पे देखो कौन कौन से फोर्स है, डाउनवर्ड इसको mg लग रहा होगा, इधर इसको t लग रहा है ना। आप पे देखो टेंजेंशियली इसको कोई फोर्स लगेगा क्या, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल मतलब इस सर्कल के टेंजेंशियली कोई फोर्स होगा क्या, नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी फोर्सेस है अगर इस प्लेन के, क्योंकि सर्कल जो इस तरह से दिख रहा है ना अपने को, वो सर्कल दरअसल में ऐसे दिखा रहा था ना पहले आपको, सर्कल सर्कल को मैं ऐसे देख रहा हूँ, बात समझ में आ रही ना। तो इसकी वेलोसिटी अपने को ऐसी नजर आ रही है इधर किस तरफ। तो आप ये देखो मैंने क्या बोला था कि इस प्लेन के, जिस प्लेन में ये सर्कल है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, या उस सर्कल जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो अगर इधर की तरफ टी है, इस टी का एक वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा, क्योंकि एंगल भी थीटा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा यहाँ, टी कॉस थीटा, और इधर क्या होगा ये, टी साइन थीटा। ठीक है, तो यानी टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg होना चाहिए ना। क्लियर?
और टेंजेंशियली कोई फोर्स है नहीं, लेकिन टी साइन थीटा किधर है इसका, टी साइन थीटा टुवर्ड द सेंटर है, यानी टी साइन थीटा क्या कर रहा है, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो टी साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एम वी स्क्वायर बाई आर, या क्योंकि v इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा आर, इसको यहाँ रखेंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ऐसा लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई। हाँ सर। मैं बाकी लोगों को भी क्लियर है कॉन्सेप्ट। Yes, sir. हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि प्लेन, जिस प्लेन में सर्कल है उसके परपेंडिकुलर सारे फोर्सेस हमेशा बैलेंस होने चाहिए, और जो रिमेनिंग फोर्सेस है वो टेंजेंशियली रिजोल्व करेंगे, रेडियल रिजोल्व करेंगे। तो यहाँ तो सीधा ही रेडियली आ गया टी साइन थीटा, टेंजेंशियल है ही नहीं, ठीक। अच्छा, कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, कैसे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये आर है, ये थीटा है, और ये एल है, तो ये क्या मिलेगा आपको, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ देखो आप, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई एल, हमें ओमेगा चाहिए, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इससे तो टी मिल गया अपने को, तो टी इक्वल टू क्या हो गया, एम जी बाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ, रूट, हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, इंटू एल ऊपर चला जाएगा, तो टी तो ये आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आप देख रहे हो, अगर 2 इज डिवाइडेड बाई 1 कर लो तो ये क्या हो जाएगा, मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये इक्वल टू मिलेगा ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, है ना, ये हो गया टेन थीटा, टेन थीटा आप यहाँ से रख लो, है ना। तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, और टेन थीटा कितना है वहाँ, आर बाई रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया जी बाई रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही आंसर है, ठीक है, लिख लो ये। सर नेक्स्ट पेज दिखाइए ना। क्लियर तुमने ये वाला, नहीं सर, 1 मिनट।
हो गया लिख लिया? सर। ये भी लिख लो। हो गया सर। हम्म अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमने देखो टेंशन का देख लिया, फ्रिक्शन का देख लिया, है ना, टेंशन, फ्रिक्शन, और किसका देखा था, नॉर्मल का देख चुके हैं। अभी नॉर्मल पे और भी बात करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में स्प्रिंग। तो एग्जाम्पल 19, block of mass m is tied to a spring of a spring constant k. Natural length इसका L दिया हुआ है and the other end of a spring is fixed at O. If the block moves in a circular path on a smooth horizontal surface with constant angular velocity omega, find tension in the spring. तो आप खुद ही देखिए कि अगर जब तक इसमें एक्सटेंशन होगा नहीं, इसमें स्प्रिंग फोर्स आएगा नहीं, स्प्रिंग फोर्स आएगा तो आप देखो वो किधर लगेगा, ब्लॉक को टुवर्ड द सेंटर लगेगा। वही जो स्प्रिंग फोर्स है वही इसको क्या दे रहा है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो पहले ब्लॉक, अभी बताता हूँ मैं आपको फिगर बना के, लेकिन जब ये मूव करेगा तो इसमें एक्सटेंशन होगा, यानी ऐसा है। तो मान लो पहले ब्लॉक यहाँ था, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, लेकिन जब ये सर्कल में घूम रहा है तो तभी हो सकता है, और वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तब इसमें एक्सटेंशन होगा। तो कितने का, मान लेते हैं एक्स का, और ये वी स्पीड से इसमें घूम रहा है ना। तो ये वी स्पीड से अगर ये घूम रहा है तो इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स, जो कि क्या होगा, के इंटू एक्स होगा ना। जितना एक्सटेंशन होता है उसके करस्पॉन्डिंग है, और ये स्पीड क्या हो गई इसकी, वी हो गई। लेकिन जिस सर्कल में घूम रहा है वो सर्कल की रेडियस तो एल प्लस एक्स होगा, और फोर्स के एक्स होगा। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एफ, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए से आया, तो एफ तो यहाँ के एक्स है ना, और ये एम वी स्क्वायर बाई आर क्या है, यहाँ एल प्लस एक्स है। हमें क्या चाहिए था, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ना। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो हमें ये भी मालूम है कि v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल प्लस एक्स, यानी हो जाएगा एम ओमेगा एल, ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स। तो हमारे पास में यहाँ से क्या चाहिए था अपने को, चाहिए क्या, ओमेगा चाहिए कि कुछ और चाहिए। तो ये कह रहा है कि टेंशन फोर्स बताओ, तो यहाँ से पहले एक्स निकाल लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके एक्स निकालेंगे। तो के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल, तो एक्स इक्वल टू आ गया एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और इसको आप कैसे मल्टीप्लाई कर दो, तो के एक्स इक्वल टू क्या हो गया, के एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, लिख लो।
लिख लिया? नहीं सर। हो गया सर। मैं बाकी हो लोगों ने गया भी कर सर। लिया? हम्म सर 1 मिनट। हम्म यस सर डन। हम्म नेक्स्ट। तो ये तो हो गया हमारे पास में। तो मैं पहले बताता हूँ आपको 22 पे पहले आते हैं, है ना। तो hemispherical bowl of radius r is rotating about its axis of symmetry। तो ये हमारे पास में एग्जाम्पल 22 है, ठीक है। और ये बाउल अपने को दिया जो कि हेमिस्फेरिकल है, और इसकी रेडियस दिया हुआ है, और इसका जो एक्सिस है उसके अबाउट ये घूम रहा है ना। ये ओमेगा से घूम रहा है, इसकी जो रेडियस है वो आर दिया हुआ है। Hemispherical bowl of radius r is rotating about its axis of symmetry, which is kept vertical. A small ball kept in the bowl rotates with the bowl without slipping on its smooth surface, and the angle made by the radius through the ball with the vertical is alpha, है ना। तो find the angular speed at which the bowl is rotating। यानी ये जो रेडियस बना रहा है ये आर है, ठीक है, स्मॉल आर, और ये अल्फा एंगल बना रहा है। तो देखो हमें क्या चाहिए, एंगुलर स्पीड चाहिए। तो आपको भी मालूम है कि मान लो इस बाउल में मान लो ओमेगा 0 होता, तो ये जो बॉल होता है वो एक तरह से यहाँ होता। लेकिन जब आप इसको रोटेट कराना शुरू करते हो, अगर ऐसे घुमाओगे तो ये क्या करेगा, ये बाहर जाना चाहेगा ऐसे। और एक मान लो कांस्टेंट ओमेगा आपने मतलब ओमेगा फिक्स कर दिया, तो आप देखोगे कि वो यहाँ जाके रुक जाता है, किसके, इस बाउल के रेस्पेक्ट में। और ग्राउंड से जब आप देख रहे हो तो आपको क्या नजर आएगा, ये आपको ये ऐसे सर्कल में नजर आएगा, क्योंकि वो इसके साथ घूम रहा है ना। तो ये इस रेडियस के सर्कल में क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा, और ये वर्टिकल के साथ में जो एंगल बन रहा है यहाँ, ये अल्फा बना रहा है। ये लॉजिक समझ में आया पहले तो यानी इस पर्टिकुलर ओमेगा के लिए वो इस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, हॉरिजेंटली घूम रहा है, क्योंकि बाउल के साथ घूम रहा है ना, बाउल क्योंकि पूरा घूमेगा इससे, तो वो जाके वहां जाके वो बाउल के रेस्पेक्ट में रुक गया, और बाउल के साथ साथ वो ओमेगा से घूम रहा है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है। हाँ सर। अब इस बॉल पे देखो आप कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। एक तो डाउनवर्ड mg लग रहा होगा, और नॉर्मल इसको यहाँ लग रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल कैसे लगता है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा। तो इस बॉल को नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, जो कि नॉर्मल कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये स्फेयर का पार्ट है ना। तो स्फेयर अगर एक कंप्लीट होता तो इसके सेंटर से नॉर्मल पास होता है, पहले बात कर चुका हूँ मैं, है कि नहीं, याद आ रहा है कॉन्सेप्ट। कहाँ से पास होगा, नॉर्मल सेंटर से पास होगा। कहीं समझ में आया। हाँ सर। अब आप देख रहे हो कि ये जो सर्कल बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि हम तो साइड से देख रहे हैं इसलिए अपने को ऐसा लग रहा है, एक्चुअल में ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। यानी ये बाउल अपने को ऐसा नजर आएगा, और ये एक्सिस है,
है ना, और ये बॉल यहाँ है, ये बॉल यहाँ है, और इसका नॉर्मल यहाँ से पास हो रहा है, तो डाउनवर्ड mg लग ही रहा है, और ये एंगल क्या है यहाँ, अल्फा है, तो ये रेडियस कितना है यहाँ, हमने मान लिया r है, ये कैपिटल R दिया, अल्फा दिया, तो ये हम बता सकते हैं कि स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू क्या होगा यहाँ, साइन अल्फा होगा। नॉर्मल अगर इसको इधर लग रहा है तो आप देखो कि ये जो सर्कल बन रहा है तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर सारे फोर्स क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, तो एंगल कितना मिलेगा, अल्फा। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या है यहाँ, एन कॉस अल्फा, तो एन कॉस अल्फा को तो कौन बैलेंस कर गया यहाँ, mg करना ही चाहिए क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और एन साइन अल्फा इसको क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी जो एन साइन अल्फा इधर की तरफ है वो इसको क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो एन साइन अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे आप, लिखोगे एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और एन साइन अल्फा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या है यहाँ, आर साइन अल्फा। तो ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तो हमें तो ओमेगा चाहिए, तो 2 इज डिवाइडेड बाय 1 करो, तो हमारे पास आ जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय एम जी, एम से तो एम कैंसिल आउट हो जाएगा, अच्छा साइन अल्फा यहाँ क्या होगा, एम भी साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या लिखोगे टाइन अल्फा को, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा बाई जी, तो एक तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया हमारे पास में जी बाई आर कॉस अल्फा का स्क्वायर रूट, ये आंसर आना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? इस केस में भी नॉर्मल आपको क्या कर रहा है, नॉर्मल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है उसका कंपोनेंट। भाई क्लियर है? हाँ सर। लिखो तो। लिख लिया? नहीं सर, 1 मिनट। तो अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं वो सारे के सारे यूनिफॉर्म सर्कुलर सर मोशन हो से गया रिलेटेड लिख है। के। हो गया ना? लिख लिया भाई सबने? हाँ सर। नहीं सर, 1 मिनट।
Yes, sir. Done. सर हो गया। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है 20 और 21, ये करो आप लोग। सोचिए इसमें क्या क्या हो रहा है।
लिख लिया, हो गया? तो कर रहे हैं। हो गया? बताओ क्या? हेलो? सर 20 बताइए एक बार। 20, एग्जाम्पल 20 बताइए ना। 20, 21 हो गया? यस सर। देखो हो क्या रहा है। तो बाकी लोगों से भी हो गया 20, 21? सर 21 कर रहे हैं। करो तो ट्राई करो, पहले बताता हूँ, फिर मैं दोनों को साथ में बता दूंगा।
देखो कैसे करेंगे, 20 बताता हूँ मैं आपको। पहले ये कह रहा है कि स्ट्रिंग ब्रेक्स अंडर अ लोड ऑफ 50 kg। इसका मतलब है कि जो टेंशन इसके अंदर होना चाहिए टी मैक्स, वो 50 इंटू जी होना चाहिए, और जी की वैल्यू ये 10 ले रहा है मेरे ख्याल से यहाँ। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कितना हो गया 500 न्यूटन। ये क्वेश्चन ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं एनएलएम में। यानी इसका मतलब है कि अगर 500 न्यूटन से कम फोर्स अप्लाई किया तो वो ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन अगर उतना भी लगाया तो ब्रेक कर जाएगा। यानी जस्ट कंडीशन आएगी एक तरह से, यानी मैक्सिमम है, यानी यहाँ तक ये बियर कर सकता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा टेंशन डेवलप हुआ तो वो स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है पहले तो। अब ये कह रहा है कि 1 kg मास यहाँ अटैच किया है, और ये क्या है, कॉनिकल पेंडुलम बना रहा है। मतलब ये अभी जो ऐसे ऊपर एक केस किया था हमने, वैसा ही है। तो ये सर्कल में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग हमें बताना है, क्योंकि कह रहा है कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दैट द मास कैन मेक इन 1 सेकंड। इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम ओमेगा, क्योंकि हमें मालूम है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf होता है। तो एफ कितना दिया है इसने अपने को, ये चाहिए मतलब कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट, यानी एफ चाहिए मैक्सिमम, यानी एफ मैक्स तो ओमेगा मैक्स। ओमेगा मैक्स किसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे फिर, टी मैक्स के करस्पॉन्डिंग, है ना। तो देखो कैसे, ये जो एंगल है यहाँ ये थीटा है, और 1 kg का मास है, तो डाउनवर्ड इसको 1 × g लग रहा है। स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ एल जो है ये 10 मीटर है, और हॉरिजॉन्टल सर्कल दिया है अपने को यहाँ, एंगल थीटा, ये एंगल थीटा मान लिया। अब क्या होगा, हमें तो रिवॉल्यूशंस पर सेकंड चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी चाहिए। वेरी गुड। तो यहाँ हो क्या रहा है दरअसल, यहाँ इसको इधर की तरफ टी लग रहा होगा, तो टी का यानी ये एंगल कितना मिलता है अपने को, थीटा मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। इधर क्या मिलेगा अपने को, टी साइन थीटा। और इस सर्कल की जो रेडियस वो मैंने मान लिया आर है, यानी r/l आप क्या लिखोगे इसको, साइन थीटा। तो यानी टी कॉस थीटा तो mg को बैलेंस कर जाएगा, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू 1g। और टी साइन थीटा ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी m ओमेगा स्क्वायर r, r की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, यानी टी साइन थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर और इंटू एल साइन थीटा से साइन थीटा। अब अपने को देखो, अगर टी मैक्स होगा तो ओमेगा भी मैक्स होगा, और ओमेगा मैक्स होगा तो एफ भी मैक्स होगा। तो टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ, टी की मैक्सिमम वैल्यू 500 है, वो रख देते हैं टेंशन की। तो 500 इक्वल टू एम तो 1 है इसका, ओमेगा यानी 2πf का होल स्क्वायर इंटू एल इसका 10 है। तो हमारे पास आ गया है, कितना आ गया, यानी 2πf का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 50। तो ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे तो 2πf इक्वल टू 50 का स्क्वायर रूट, यानी f इक्वल टू आ गया √50/2f। ये आ गया रिवॉल्यूशन पर सेकंड। यही इसका आंसर है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। है ना, लिख लो इसको। मैं बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये आर है ना, ये R/L दिया है ना।
लिख लिया? Yes, sir. sir, Sir, 1 minute. हम्म। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया. अभी जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है, ये भी लिख लो. एग्जाम्पल 21 पे चलते हैं. लिख लिया? हो गया लिख के। हम्म. ये बाकी लोग क्लास में क्यों नहीं है भाई? हम्म. इतने से लोग हैं, उनको भेजता हूँ मैं. एक मिनट रुको तो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? एग्जाम्पल 21. ये हम्म. इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है आप देखो. अ बॉय whirls a stone in a horizontal circle of radius 2 मीटर. ये भी कॉनिकल पेंडुलम ही है ना? तो इसमें भी ऐसा ही है. ये जो पार्टिकल है, जो स्टोन है, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है ना? लेकिन यहाँ क्या हो रहा है दरअसल, इसमें ये एंगल थीटा है
और इस सर्कल की जो रेडियस भी इसने दिया है 2 मीटर है, डाउनवर्ड इसको mg लग रहा है, इधर t लग रहा होगा, ठीक है। वो क्या रहा है यहाँ एक्चुअल में, बॉय वर्ल्स स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड हाइट भी दिया है इसका, ये हाइट अपने को दिया हुआ है h है ना, h इक्वल टू इसने कहा कि 4.9 मीटर है। अबव लेवल ग्राउंड 2 स्ट्रिंग ब्रेक्स, अच्छा, द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड द स्टोन फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली एंड स्ट्राइक द ग्राउंड एट अ पॉइंट विच इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली बिलो द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग हैड ब्रोकन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका मानेंगे कि मान लो यहाँ से ये यहाँ आने के बाद, मैं बताता हूँ मैं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी ये जब ब्रेक करेगा तो ये डिस्टेंस बता रहा है कितना है, 10 मीटर अवे है, हाइट भी दे दिया अपने को। तो हमें बताना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी अल्टीमेटली अपने को स्पीड निकालना है, क्योंकि r इक्वल टू 2 मीटर दिया, स्पीड मिल गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, v स्क्वायर बाई r होता है ना। और g की वैल्यू भी इसने 9.8 दिया हुआ है। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो ये सर्कल में घूम रहा है, क्योंकि वही वापस वैसा ही कैसे, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। तो मान लो इस जगह जाके जब यहाँ आता है, ये फिक्स पॉइंट है, इस जगह पर जब आता है तो मान लो ब्रेक करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पार्टिकल हमेशा वेलोसिटी डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर मान लो यहाँ आने के बाद, क्योंकि ये स्ट्रिंग तो यहाँ इससे कनेक्टेड है ना, यहाँ ये स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक ऐसे इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ आने के बाद मान लो ये स्ट्रिंग ब्रेक होती है, तो ये इस वेलोसिटी से इधर की तरफ जाएगा ना v से, और ये ऐसे क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो यहाँ जाके ये गिर रहा है। इसकी हाइट अपने को दे रखी है, तो अपने को तो v निकालना है, v मिल गया तो हमारे पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई r में हो जाएगा, क्योंकि इस r रेडियस के सर्कल में रोटेट कर रहा है। तो आपको मालूम ही है कि इसकी हाइट अगर h दिया है तो इसको यहाँ पहुंचने का टाइम कितना होता है, √2h/g होता है, हॉरिजॉन्टली दे रखा है। तो अगर v इंटू टी इक्वल टू 10 करेंगे तो हमारे पास आ गया v √2h/g, यहाँ से v मिल गया आपको, v मिल गया, इस v को इसमें रख दो, ठीक है, समझ में आ गया। तो v और ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 4.9 बाई 9.8, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास v कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड, इस वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो AC इक्वल टू आ गया 100/2, यानी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लॉजिक समझ में आ गया? हाँ सर। तो लिख लो इसको जल्दी से। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर का। इसमें मेरे ख्याल से एक लेक्चर और लगेगा, उसमें हो जाएगा आपका ये टॉपिक। सर ऐसी क्वेश्चन में हर बार कोनिकली एज्यूम करना है? हाँ हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो कॉनिकली एज्यूम करना है। लिख लिया? यस सर। अब नेक्स्ट हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें आपने पहले भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उस क्वेश्चंस को देखो कैसे करेंगे।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है एक्चुअल में। मान लो जैसे कि ये कोई इस तरह का पाथ है ना। तो अगर कोई भी मान लो बॉडी है या कोई भी पार्टिकल है, वो अगर मान लो इस पाथ के अलोंग जा रहा है, इस पाथ के अलोंग जा रहा है ना, यानी वो ऐसे घूमता हुआ ऐसे जा रहा है, तो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पर जब जाओगे तो यहाँ इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, दरअसल ये बनेगी। यानी एक तरह से ये इस रेडियस के सर्कल में क्या कर रहा है, अपने को लग रहा है कि क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना। तो मान लेते हैं कि ये R1 रेडियस है, ये पॉइंट हमारे पास में मान लेते हैं कि ए है। फिर वही पार्टिकल जब यहाँ आया तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को ये मिलेगी। इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी, मान लेते हैं यहाँ वेलोसिटी v2 है, यहाँ वेलोसिटी v1 है, और इसकी जो रेडियस है ये हमने मान लिया कि ये R2 है। लेकिन जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पता चला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ कम बन रही है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ v3 हो गई, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस इंस्टेंट की वो R3 है। तो एक्चुअल में रेडियस ऑफ कर्वेचर ये इंडिकेट करेगा कि आप यहाँ देखो सबसे ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी है ना, यानी R1 जो है R2 से ज़्यादा और R2 जो है R3 से ज़्यादा है। तो यहाँ फिजिकली सिग्निफिकेंस इसका ये होगा, इसका मतलब है कि V1 जो है वो V2 से ज़्यादा और V2 जो है V3 से ज़्यादा है कि, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो यही है कि जब भी कोई भी पार्टिकल किसी भी पाथ के थ्रू जाएगा तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम लोग उसकी वेलोसिटी देखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी उस इंस्टेंट पर, उस जो जो कर्वेचर पर जिस पाथ में वो जा रहा है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है दरअसल वो, ठीक है। यानी वो किस तरह की रेडियस बना रहा है, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी वेलोसिटी क्या है। अगर वेलोसिटी ज्यादा है इसका मतलब उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर वहाँ क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल लॉजिक है कि मान लो अगर आप साइकिल लेके जाते हो, आपकी साइकिल को अगर मान लो आपको टर्न करना है, आपकी स्पीड ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है आप स्मॉल रेडियस ऑफ मतलब स्मॉल रेडियस का सर्कल बनाते हो, नहीं, आपका जो सर्कल होगा उसकी रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। आ रही बात सुन में, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब यही है कि सिंपल है कि मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब वो अगर किसी स्पीड से जा रहा है तो किसी कारों में जब जाएगा, है ना, तभी हम बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में अगर जा रहा है तब तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके तो इनफाइनाइट हो गई हो, है ना, वो तो क्या होगी, इनफाइनाइट ही होगी। लेकिन जब किसी कारों में जा रहा होगा तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो एक तरह से एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो उसकी रेडियस क्या है वो, उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो इसके तीन मेथड है, तीनों मेथड में बताता हूँ। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यानी फॉर्मूला होगा यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर R इक्वल टू ये होगा हमेशा V नेट का होल स्क्वायर बाई AC, और AC हमेशा वेलोसिटी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो अगर इस पाथ में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी जो नेट होगी वो तो नेट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी तो एक ही होती है वैसे तो, है ना, लेकिन इस केस में ये है मान लो, तो यहाँ जो AC होगा वो हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ये हम बात कर चुके हैं। तो इधर क्या है, नेट वेलोसिटी जो कि इसकी हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और पार्टिकल इस पाथ में ऐसे जा रहा है, तो AC यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखेंगे हमेशा उसके करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ के अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा ये। ठीक है, तो एक तो तरीका ये होगा। दूसरा
ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेट फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेट फोर्स। तो उसमें क्या होगा, R इक्वल टू होगा M, ये भी V नेट ही है, इसको V क्यूब भी रहने देता हूं मैं, है ना, V नेट M V क्यूब जो कि V नेट है, बाई मॉड ऑफ F वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, ये दूसरा फॉर्मूला है, तो इसको यूज करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजेक्टरी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो जब ट्रेजेक्टरी गिवन है, यानी जब अपने को ना वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ना कुछ है ना, नेट फोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, तब हम लोग ट्रेजेक्टरी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो ये होगा R इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ d2y/dx2। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हमारे पास में, इन तीनों से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये, लेकिन उस केस में होगा जब अपने को वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्सेलरेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तब हम लोग इसको यूज करेंगे। बाकी ये दोनों, अगर वेलोसिटी गिवन है, नेट फोर्स गिवन है, या है ना, या एक्सेलरेशन गिवन है, तो फिर हम लोग इन दोनों में से कोई एक यूज कर लेंगे। ठीक है, ये लिख लो, फिर क्वेश्चन लेते हैं तो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ एफ क्या है, ये दरअसल नेट फोर्स है। लिख लिया? नहीं सर, 1 मिनट। हो गया सर लिख के। नहीं सर, 1 मिनट। हो गया सर। हम्म हम्म ये भी लिख लो। हो गया सर। 1 मिनट रुको तो।
अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं, मान लो जैसे कि एक स्टोन है, मान लो यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये स्टोन ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया, ये एंगल थीटा है, और ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो आपको मालूम है हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू कॉस थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो गया, है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं किसी को भी। अब यहाँ देखिए आप, इस केस की जब हम बात कर रहे हैं, है ना, ये प्रोजेक्टाइल है ना, स्टोन इज प्रोजेक्टेड in a vertical plane making an angle थीटा, है ना। तो ये हमारे पास में अपने को एक तो यहाँ पर चाहिए 0,0 पर, और एक यहाँ पर चाहिए, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगी ना, वो ज़्यादा मिलेगी, क्यों, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है ना यहाँ। और यहाँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगी आपको, वो स्मॉल मिलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ रेडियस कम हो गई ना, स्पीड कम हो गई ना, तो वहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम मिलेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मिलेगी आपको, ज़्यादा मिलेगी। तो ये तीनों मेथड से मैं करके दिखाता हूँ। देखो, पहले मेथड से बात करते हैं। यहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, तो आप यहाँ ध्यान से देखो, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, यहाँ जी लग रहा है ना, एम जी लग रहा होगा, मतलब जी। और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ क्या है, यू है। मुझे 2 पॉइंट पर चाहिए, एक तो यहाँ भी चाहिए, है ना, और एक यहाँ भी चाहिए। तो ये पॉइंट हमारे पास में ओ है, ये पॉइंट हमारे पास में पी है, एक तो पी पॉइंट पे भी चाहिए। इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, इधर कहीं होगी, यानी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। अब जी इधर की तरफ है, वेलोसिटी उधर है, और ये इधर है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो एंगल है यहाँ, ये वाला एंगल जो है, ये थीटा है। तो ये एंगल कितना है यहाँ, 90 माइनस थीटा होगा ना। और अगर 90 माइनस थीटा, तो फिर एंगल कितना होगा यहाँ, थीटा होगा ना। यानी जी का एक कंपोनेंट क्या होगा यहाँ, जी कॉस थीटा ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, एसी। और वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट जो होगा, वो क्या है, जी साइन थीटा। वो क्या है दरअसल, वो 80 है ना, माइनस के साथ, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट है। ये बात समझ में आई पहले तो ऐसे अपने को क्या मिल गया यहाँ, जी कॉस थीटा मिल गया। यू अपने को पता ही है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू वी नेट का होल स्क्वायर बाई ए सी ना। तो वी नेट यानी यू का होल स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा ना। तो ये आंसर है इस जगह पर, ठीक है ना। कहाँ क्या बात कर रहे हैं हम लोग, 8.0। अब पी पॉइंट की अगर बात करें, तो पी पॉइंट पर देखो आप, इसकी इधर वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा होगा, और इसको डाउनवर्ड क्या है, यहाँ देखो जी लग रहा है। तो यही क्या हो गया इसका, ए सी हो गया। तो हमारे पास में अगर 8 पॉइंट पी की बात करें, तो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई ए सी कितना है, जी। ये देखो, ये हो गया हमारे पास में आर। ये पॉइंट ओ का है, ये पॉइंट पी का है। अब आप ध्यान से देखिए, नीचे कॉस थीटा है, ऊपर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा हुई, ये वैल्यू ज़्यादा होगी ना, क्योंकि आपको मालूम जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, है ना, थीटा थीटा जैसे इंक्रीज करता जाता है, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है। तो ये वैल्यू देखो, थीटा बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या डिक्रीज करती है, इंक्रीज कर रहा है ना, और ये डिक्रीज करता जा रहा है। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, आर पी जो है आर ओ से कम है। तो आर पी लेस देन आर होगा, क्यों, क्योंकि आर ओ पे स्पीड ज्यादा है ना, पी पर स्पीड क्या है, कम है, इसलिए वहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, पी पर कम होगी। ये लॉजिक समझ में आया, हाँ सर। है ना। Yes, sir. बाकी मेथड से भी बताता हूँ मैं आपको।
ब्लर दिख रहा है? नो सर। एक बार आप चेक कर लो, नेटवर्क चेक कर लो। Making an angle theta with horizontal. सर अगले पेज में जा सकते हैं क्या? ये लिख लिया ना सबने? हाँ सर। हो गया सर। अब जैसे दूसरा मेथड क्या बताया कि R इक्वल टू एम वी क्यूब बाई एफ वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो पहले यहाँ देख लेते हैं वी वेक्टर क्या है इसका। इस केस में वी वेक्टर अपने को मिलेगा u cos थीटा आई कैप, क्योंकि हमें एट पॉइंट ओ चाहिए है ना। तो उसी तरह p का मिल जाएगा, पहले ये निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा u साइन थीटा जे कैप, और एफ वेक्टर वो क्या मिलेगा माइनस एम जी जे कैप ना, रख दो इसमें। तो मैग्नीट्यूड तो इसका u हो जाएगा, तो आर ओ इक्वल टू हो गया एम यू क्यूब बाई एफ माइनस एम जी जे कैप क्रॉस u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा, ये दरअसल जे कैप है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को देखो m से तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि तो स्केलर क्वांटिटी है। तो u क्यूब ये हो जाएगा माइनस, अच्छा g को भी बाहर ले लो और u को भी बाहर ले लो। तो g u को बाहर लेंगे तो j क्रॉस माइनस j क्रॉस i क्या मिलेगा j क्रॉस i, तो प्लस k कैप हो गया ना, तो है ना। फिर j क्रॉस j ये तो जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारे पास में cos थीटा। तो j क्रॉस i ये क्या हो गया हमारे पास में माइनस k कैप मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये तो जीरो हो गया, तो ये आ जाएगा। तो मॉड लेंगे इसका, तो क्या अल्टीमेटली ये तो हो गया यू स्क्वायर, तो हो गया यू स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा। देखो पॉइंट होगा वही तो वैल्यू मिल रही है, यू कोस मतलब सॉरी यू स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा, वही वैल्यू यहाँ भी मिल रही है अपने को। समझ में आया? लिख लो इसको। अरे भाई समझ में आया? हाँ सर। सर वो क्यूब कहाँ से आया वो समझ में। क्या एम वी क्यूब। लिखवा तो था मैंने यहाँ। अच्छा सर मैंने स्क्वायर लिख लिया था इसलिए गलती से। क्यूब है यार।
लिख लिया? नहीं सर। हो गया सर। तीसरा नहीं मेथड बता। सर। ना लिखो। दरअसल ये यू साइन थीटा जे कैप है यहाँ, है ना, ये ध्यान रखना है। यू साइन थीटा जे कैप लिख लिया? हाँ सर। हमारे पास में थर्ड मेथड क्या है, ट्रेजेक्ट्री वाला। हमें ट्रेजेक्ट्री मालूम है, y इक्वल टू क्या होता है, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यही होती है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, तो टेन थीटा माइनस 2gx बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हमें कहाँ चाहिए, 0,0 पर। तो एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स 0,0 पे क्या मिलेगा अपने को, टेन थीटा, क्योंकि तो 0 हो गया। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx2 इक्वल टू, ये तो 0 ही है, माइनस ये हो गया 2g/2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए, इसका मॉड चाहिए। तो d2y/dx2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, मॉड माइनस 2g/2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या हमारे पास में, r इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना, की पावर कितना है, 3/2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ d2y/dx2 है। ये बात समझ में आई? तो यहाँ से क्या, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो ही गया, तो यहाँ रख देते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यानी 0,0 पे टेन थीटा है। आर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ, आर इक्वल टू हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 3/2 डिवाइड बाई मॉड, मतलब मॉड क्या उसका मैग्नीट्यूड ही आ गया हो, तो मॉड ले लिया तो वो क्या आ जाएगा, g/u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या है, ये क्या है, सेक सेक स्क्वायर 3/2 डिवाइडेड बाई जी ना। अब ध्यान से देखो ये क्या दे रहा है आपको, सेक क्यूब दे रहा है। सेक क्यूब का मतलब क्या हो गया, यू स्क्वायर सेक थीटा बाई जी ना, और आर इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर बाई जी कोस थीटा ना। यही तो आंसर था। अगली बात समझ में? यस सर। लिख लो इसे।
सर नेक्स्ट पेज दिखाई है ना। एक मिनट, बाकी लोगों ने लिख नो लिया भाई? सर। हम्म, हाँ सर, हो गया लिख के। लिख लिया? नहीं सर। हो गया सर। अभी क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। अब जैसे ये तो करवा ही दिया मैंने, आप इसमें हाँ ये करो, क्वेश्चन नंबर 23, 24 करो। एग्जाम्पल 23, 24। सर क्वेश्चन नंबर 22 तो अभी कराया आपने। 23 करा दिया, जो टॉप मोस्ट वाला पॉइंट वाला करा देना, तो 24 करो फिर आप। अब इसमें एक ही कॉन्सेप्ट रह गया आपका, वर्टिकल सर्कल वाला, बाकी सब करवा दिया मैंने। अच्छा एक और रह गया, वो एंगुलर वेलोसिटी वाला, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी वाला। खैर हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं।
हो गया सर। हो गया? Nice. वेरी गुड, कर लो इसको। फिर एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं अभी आप लोगों को। हो गया सर। कर लिया सब लोगों ने? भाई बताना है क्या? नो सर। नहीं, बाकी लोगों को बताना है क्या भाई? नहीं, कोई बोलेगा भी नहीं। चलो ये क्वेश्चन करो फिर आप। मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। एक पार्टिकल यहाँ है जिसका वेलोसिटी कंपोनेंट इधर की तरफ vx 4 मीटर पर सेकंड है और इधर की तरफ vy 3 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन कंपोनेंट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इधर एक्सेलरेशन कंपोनेंट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस पॉइंट पर आपको इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड दी रेडियस ऑफ कर्वेचर या आर ओ सी of a particle at given instant। करो इसको। लिख लिया ना आप लोगों ने क्वेश्चन? तो यस यस सर। करो तो इसको। क्या आया? इतना टाइम थोड़ी लगता है।
सर 5 है क्या आंसर? पता नहीं, आंसर नहीं मालूम मुझे। आंसर बनाते हैं अभी इसका। करूँ मैं? देखो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो पहले इसका एफ फैक्टर निकालेंगे। क्या होगा? एम ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, यानी एम ये कितना है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये है ना? उल्टा क्या मैंने ये हो गया हमारे पास में 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इंटू एम, है ना? वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी क्या है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर पर सेकंड। हमारे पास में फॉर्मूला है एम वी क्यूब बाई एफ वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो नेट वेलोसिटी तो कितना आ गया इसका मैग्नीट्यूड में 5 मीटर पर सेकंड, यानी एम 5 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई एफ, तो जाएगा एम 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप क्रॉस, ये आ गया हमारे पास में 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। एम से तो एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो गया 125 डिवाइडेड बाई आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे कितना हो गया 9, आई क्रॉस जे तो 9 के कैप, है ना? जे क्रॉस आई माइनस 16 के कैप और जे क्रॉस जे 0, यानी आ गया 125/7 मीटर। सॉरी, ये आंसर आना चाहिए। किसके आया है? हम्म, किसी के भी नहीं आया? गजब है यार। वैसे इसका एक और, ये तो फर्स्ट मेथड था हमारा, वो मतलब है ना, एक और मेथड है, आप इससे भी कर सकते हो। वी स्क्वायर बाई ए सी इक्वल टू क्या है यहाँ आर है, वी स्क्वायर बाई ए सी इक्वल टू क्या है आर है। ओके, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से देखो इसको, बाई नेट वेलोसिटी जो है ये कितना है, ये 4 मीटर पर सेकंड है ना, ये 3 मीटर पर सेकंड है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे हम लोग, पहले नेट वेलोसिटी देखना होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा जो कि 5 है, वो आ भी रहा उधर। तो आप ये देखो कि ये एंगल कितना है, क्योंकि वेलोसिटी देखना है, तो ये एंगल हमारे पास में क्योंकि 3 हो जाएगा ना, तो ये 37 डिग्री हुआ ना। तो नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर देखना है, तो नेट वेलोसिटी कितना आ रहा है इसका वी नेट इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब हमारे पास में इधर क्या था एक्स था, एक्स मतलब 3 था, तो उसको क्या करेंगे, यानी एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट देखेंगे जो कि 90 डिग्री पर होना चाहिए, और एक कंपोनेंट इधर भी बनेगा, क्या उसका मतलब नहीं है वेलोसिटी डायरेक्शन में जो बनेगा वो तो टेंजेंशियल बनेगा। तो ये एंगल कितना है 53 है ना, तो यानी इधर कितना था एक्स, जो कि यानी 3 cos 53। उसी तरह ये एंगल कितना है, हाँ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 53, तो ये कितना बन गया 37, है ना? तो 37, तो इधर की तरफ क्या था ए वाई जो कि 4 था, उसका ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा 4 cos 37, है ना? तो मैंने मान लिया कि नेट इधर की तरफ है, क्योंकि यही तो एसी देगा, तो एसी क्या हो जाएगा हमारे पास में, मॉड ले लूंगा मैं खैर में उसका, तो हो जाएगा 3 cos 53 माइनस 4 cos 37, तो हो जाएगा 3 इंटू इसका कितना मिलेगा 3/5 माइनस 4 इंटू इसका 4/5। तो वैसे तो नेट उधर की तरफ बन रहा है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब नेट ऐसे उधर बन रहा है, कोई बात नहीं, मैंने मैग्नीट्यूड लिया हुआ वैसे भी। कितना आ गया है, ये आ गया 7/5, ये AC आ गया, और V आपको पता ही है, तो R इक्वल टू कितना आ गया, यानी 5 का होल स्क्वायर बाई, ये क्या लिखेंगे 7/5, यानी 125/7 मीटर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो वैसे तो नेट उधर बन रहा है, आप चाहो तो उधर ही ले लो,
है ना, लेकिन इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है। मैंने ये वहाँ पॉइंट लिखवाया था आपको, लिख लो इसको। बात समझ में आ गई? यस सर। लिख लो तो। पावर गया हुआ है क्या कहीं? आपके उधर पनवेल में पावर गया है क्या? लाइट नहीं है क्या? है सर। कुछ लोग कैसे गायब हो गए? सर हो गया लिख के। हो गया, लिख लो, बाकी लोग भी लिख लो। नहीं सर, लिख लिया? यस सर। तो फिर ये भी लिख लो। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेस्ट रहता है ये वाला पार्ट। इस मेथड से करो। अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है तो फिर इसको यूज करो आप। उसमें कुछ जो है कोई झंझट ही नहीं है। लिख लिया? अब हाँ आपको, सर। हाँ, होमवर्क में क्या क्या करना है देखो। होमवर्क बताता हूँ मैं आपको। मैंने अभी कुछ नहीं जाना इसमें से। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 पार्ट है। और सेक्शन डी, ए बी सी डी, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का करना है। क्लियर है? ए बी सी डी। सर हाँ बोलिए। बोलिए। सर दोनों पार्ट का करना है ना? दोनों पार्ट का, ए बी सी डी, ए बी सी डी, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। हाँ, ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय 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 बाय।